अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमने केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के 3 टॉपिक कवर कर लिए थे। ना आई थिंक 2 टॉपिक कवर किए थे, एक डुबियस लॉ और डुबियस ट्रेड एंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, ये 2 टॉपिक हम कवर कर चुके थे। आज हमारे पास तीसरा टॉपिक है लॉथर-मेयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, न्यूलैंड के बाद लॉथर-मेयर वो साइंटिस्ट था जो कि पीरियोडिक टेबल के लिए अपने कंट्रीब्यूशन को पेश करने आगे आया। ठीक है, ये एक जर्मन केमिस्ट था और इसने क्या किया, इसने 56 एलिमेंट को अरेंज किया। ठीक है, और 56 एलिमेंट का इसने एक प्लॉट बनाया। ठीक है, प्लॉट किस चीज के दरमियान बनाया? 2 क्वांटिटीज ली इसने, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर मैंने कर्व बनाया हुआ है इसका, एक एटॉमिक वॉल्यूम और एक एटॉमिक वेट। ठीक है, जैसे डुबियन ने अपना ट्रेड दिया था और न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव का जो है रूल दिया था, लॉथर-मेयर ने ऐसा कोई रूल नहीं बताया। ठीक है, इसीलिए लॉथर-मेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसको ज्यादा शोहरत नहीं मिल सकती। इसकी वजह से आपको बताऊंगा कि लॉथर-मेयर को ज्यादा शोहरत क्यों नहीं मिल सकती और इसकी ये बात इतनी ज्यादा क्यों आगे नहीं पहुंच सकी, उसकी वजह भी आपको बताएंगे। किया क्या इस लॉथर-मेयर साहब ने, इन्होंने तमाम एलिमेंट उस वक्त जो डिस्कवर हो चुके थे, उन तमाम एलिमेंट्स का एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के अगेंस्ट एक प्लॉट बनाया, यानी एक ग्राफ बनाया। ठीक है, जो कि आपके सामने प्लॉट हुआ है। यानी कैसे बनाया होगा इन्होंने यूं बनाया होगा कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला एलिमेंट इन्होंने बनाया लिथियम। लिथियम का चेक किया इन्होंने, क्या एटॉमिक वॉल्यूम है और क्या एटॉमिक वेट है। जो एटॉमिक वेट है उस पर यूं गए होंगे एक्स एक्सिस की तरफ, और जो एटॉमिक वॉल्यूम है सॉरी वेट पे यूं गए एक्स एक्सिस की तरफ और वॉल्यूम में वाई एक्सिस की तरफ, और उन्होंने एक पॉइंट लगा दिया। जैसे कि ये पॉइंट लगा हुआ आपके सामने, मैंने लिथियम भी लिखा हुआ है और पॉइंट लगा हुआ है। इसी तरह फिर उन्होंने बेरिलियम उठाया, बेरिलियम गाया। इसके बाद करते 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 तमाम एलिमेंट, मैंने कम एलिमेंट दिखाए बोर्ड के ऊपर, क्योंकि मैंने जो फोकस करवाना है आपको 3-4 चीजों पर करवाना है। मैं तमाम एलिमेंट्स को इधर नहीं मेंशन किया। अगर आप बुक देखें, बुक के अंदर पेज नंबर आई थिंक आपके पास 3 या 4 पेज नंबर होगा जिसपे लॉथर-मेयर के बारे में बताया जा रहा होगा। ठीक है, और लॉथर-मेयर का पूरा ग्राफ बना होगा पेज नंबर 3 या 4 के ऊपर, देखें आप। तो उस ग्राफ के अंदर उसने देखिए तमाम एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन मैं तमाम को रिप्रेजेंट नहीं करूंगा क्योंकि बोर्ड में आपने ये कर्व नहीं बनाना होता। याद रखिएगा, डुबियन ट्रेड की एग्जांपल थी, एक ट्रेड की एग्जांपल आप लाजमी देंगे। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की एग्जांपल थी, जिसमें आप 2 वो हॉरिजॉन्टल लॉज बनाएंगे, लाजमी बनाएंगे, एक मार्क्स में आपको वो इंक्लूड होगा। लेकिन लॉथर-मेयर जब भी पूछेगा तो इसकी स्टेटमेंट काफी होती है, स्टेटमेंट नहीं होती, बेसिकली इसकी ऑब्जर्वेशन होती है कि लॉथर-मेयर ने ये प्लॉट बना के क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, तो इसी प्लॉट में से 2-3 बातें अखज करके आप बता देंगे तो वो एग्जांपल में काउंट होगी। कर्व इसका नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो इसलिए मैंने कंप्लीट कर्व में तमाम चीजें, तमाम जो है वो एलिमेंट नहीं दिखाया आपको, वरना वो स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है, आपको नजर नहीं आता। लेकिन मैंने कुछ अहम बातें, कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी हैं, यहाँ पर लिख दी है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज आपको बतानी है लॉथर-मेयर के बारे में कि लॉथर-मेयर हैज प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन प्लॉटेड द प्लॉट अगेंस्ट एटॉमिक वेट एंड एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम के अगेंस्ट उसने तमाम एलिमेंट्स का कर्व बनाया। फिर उसने ही ऑब्जर्व दैट, उसने ऑब्जर्व किया कि उसके बनाए हुए कर्व में जो सिमिलर पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहे हैं एलिमेंट, उनकी तमाम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो बस एक जुमला ये है इसका, मैं बुक से रीड आउट कर देता हूं आपको ताकि आसानी हो जाए। आप अगर पैराग्राफ देखें लॉथर-मेयर का, तो उसमें आप यहां से देखेंगे लॉथर-मेयर, लाइन नंबर 4, लॉथर-मेयर प्लॉटेड वैल्यूज of certain physical quantities such as atomic volume against atomic weight and obtain different curves। उसके पास different curves आते हैं जो कि बोर्ड पे मैंने आपके सामने यहाँ बनाए हैं। He observed that, उसने क्या ऑब्जर्व किया, that element with similar physical properties occupied similar position in the curve। उसने ये नोटिस में लाया उसके अपने कि भाई इस कर्व के अंदर जितनी भी सिमिलर पोजीशन है, सिमिलर पोजीशन पे जो एलिमेंट है उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। कैसे सेम है देखें आप, अब वो बात आपकी एग्जांपल बन जाएगी। बुक में भी आपको फॉर एग्जांपल करके बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल जितने भी कर्व मैंने आपके सामने बोर्ड पे बनाए, देखिए इसकी पीक पे कौन आ रहा है, मैं मार्क कर रहा हूं, देखिए बोर्ड पर। इसकी पीक पे आ रहा है लिथियम, सेकंड पीक पे आ रहा है सोडियम, थर्ड पीक पे आ रहा है पोटेशियम, फोर्थ पीक पे आ रहा है रुबिडियम, फिफ्थ पीक पे आ रहा है सीजियम। आप देखें पूरे कर्व के अंदर सेम पोजीशन एक पीक है फॉर एग्जांपल। तो पीक के ऊपर जो जो एलिमेंट आ रहे हैं, लॉथर-मेयर कहता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। और आप सबको पता है कि पूरा जो है हमारा अल्कली मेटल्स का जो ग्रुप है 1A ग्रुप,
उसमें जो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ये सब शामिल है। ठीक है, तो बात उसने गलत नहीं की, बात उसकी सही थी, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ ये ग्राफ बना के अपनी बात को साबित करने की कोशिश किया। सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि जितने भी कर्व के अंदर डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग का मतलब नीचे जाते हुए, ठीक है, कर्व के जितने भी नीचे जाते हुए हिस्से हैं, नीचे जाते हुए हिस्से का मतलब होता है कि डिसेंडिंग पॉइंट, हर कर्व के डिसेंडिंग पॉइंट में आप देखिए क्या आया हुआ है, ये डिसेंडिंग पॉइंट है, ये डिसेंडिंग पॉइंट है, फिर ये एक डिसेंडिंग पॉइंट है, ये एक डिसेंडिंग पॉइंट है और ये एक डिसेंडिंग पॉइंट है। तो तमाम के तमाम डिसेंडिंग पॉइंट्स में, यानी हर कर्व को उतरते हुए, डिसेंड करते हुए अगर आप देखें तो आपके पास बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है, और ये सब के सब की प्रॉपर्टी सेम है। कौन कहता है? ये लॉथरमेयर कहता है। और हमें दिख भी जाता है ये, क्योंकि हमारा सेकंड ग्रुप जिसे कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसके अंदर ये सारे एलिमेंट मौजूद है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो आप ये देखिए कि लॉथरमेयर ने घर पे बैठ के अपनी लेबोरेटरी में ग्राफ बनाया और एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई ग्राफ में जितने एलिमेंट की सेम पोजीशन है उन सबकी प्रॉपर्टीज सेम है। और लास्ट एग्जांपल ये बताऊंगा आपको कि हर कर्व के असेंडिंग में, असेंडिंग का मतलब कर्व को ऊपर, कर्व के ऊपर जाते हुए, पीक की तरफ जाते हुए, यहां देखिए आप, मैं ब्लू से इसको मार्क करता हूं, ऊपर जाते हुए, यहां पर ऊपर जाते हुए, यहां पे ऊपर जाते हुए और यहां पे ऊपर जाते हुए, तो क्या है यहाँ पर असेंडिंग, हर कर्व के असेंडिंग में आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसका मतलब है जितने भी फ्लोरीन, ये जो असेंडिंग कर्व के असेंडिंग पे जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टीज भी लॉथरमेयर कहता है कि वो सेम होंगी, और डेफिनेटली वो सबके सब हैलोजेंस हैं, और हैलोजन का जो ग्रुप होता है वो ग्रुप 7A होता है, जिसमें वो सब के सब हैलोजन पाए जाते हैं और उन सब की प्रॉपर्टीज सेम होती है। इस तरह से लॉथरमेयर की जो भी थ्योरी थी वो खत्म हुई यहाँ पर। अगर आपको मैं वापस समराइज करूं तो लॉथरमेयर ने क्या कहा, आप कहेंगे सिर्फ लॉथरमेयर ने ही प्लॉटेड अ ग्राफ, he plotted a plot against two different values, one is atomic weight and one is atomic volume, इसे ग्राफ बनाया इसके अगेंस्ट, and then he observed that the element occupying similar position in the curve have similar physical properties। बस ये स्टेटमेंट उसकी। फॉर एग्जांपल जैसे कि उसने कहा all alkali metals are occupied the peak of the curves, ठीक है, and then all the halogens are occupying the ascending of the curves। इस तरह की बात करके आपने यहाँ पर लॉथरमेयर का टॉपिक खत्म होता है। किसी बच्चे को कोई सवाल है इस टॉपिक के हवाले से तो फाइनली वो रेज कर सकता है अपना सवाल और वो पूछ सकता है। हरी आप जी, कोई सवाल नहीं किसी को? चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। लॉथरमेयर का टॉपिक हमारा यहाँ पर खत्म होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंडलीव का। ठीक है, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के मैदान में जो है वो तबाही मचाई थी। तबाही से मतलब है कि उसने फर्स्ट टाइम ऐसा पीरियोडिक फॉर्म में चीज इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने भी फॉलो की है। ठीक है, तो आप सब अपने पास हेडिंग डाल लें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल या मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, या वो क्या होता है और मेंडली ने क्या बताया था। मेंडलीव साहब जो थे वो 1869 के अंदर आए थे और उस वक्त तक लॉथरमेयर, न्यूलैंड और डोबिनियन अपना अपना जो भी कंट्रीब्यूशन था वो करके जा चुके थे। ठीक है, तो मेंडलीव वो साइंटिस्ट थे, वो केमिस्ट थे जिन्होंने तमाम एलिमेंट्स को पीरियोडिक फॉर्म में अरेंज करके अपना एक टेबल प्रेजेंट किया, और ये चीज बताई गई उन्होंने, ये बताया उन्होंने कि फिजिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट्स। इनकी जो अहम बात थी, यानी स्टेटमेंट अगर बात करूं आपसे तो आप ये कहेंगे कि इसकी स्टेटमेंट थी कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द periodic function of their atomic weights। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि
मेंडलीव ने कहा था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज होंगे वो एटॉमिक वेट के हिसाब से होंगे, ठीक है। यानी जिसका एटॉमिक वेट सबसे कम है पहले उसको अरेंज किया जाएगा, फिर जिसका उससे ज्यादा वेट है उसे अरेंज किया जाएगा, और इसी तरीके से पूरे पीरियोडिक टेबल में हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे, ठीक है। और इसकी क्या है बात है पीरियोडिक, इसकी मेंडलीव की, मेंडलीव एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कोर्स के अंदर, जिसमें आपने पढ़ना होता है कि मेंडलीव का लॉ क्या है। लॉ मैं लिख चुका हूं आपके सामने, ठीक है। लॉ के बाद ये बताया जाता है कि मेंडलीव ने के जो पीरियोडिक टेबल था उसकी वजह से हमें क्या क्या आसानियां हुई, या उसके एडवांटेज क्या थे और उसके डिसएडवांटेज क्या थे। तो सबसे पहले आपको बताना चलूं कि मेंडलीव वो वाहिद केमिस्ट था जिसने पूरे पीरियोडिक टेबल को टेबुलर फॉर्म में दिया। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स बनाए थे उसने। यानी ये मेंडलीव का कंट्रीब्यूशन था कि उसने 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। पीरियड्स किसे कहते हैं? पीरियड्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल रॉज ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम फर्स्ट क्लास के अंदर। और ग्रुप्स कहते हैं वर्टिकल कॉलम्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स बताए थे कि 7 पीरियड्स होंगे, हॉरिजॉन्टल लॉज होंगी एंड 8 ग्रुप्स होंगे जिसको हम वर्टिकल कॉलम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेंडलीव ने कुछ गैप्स रखे थे अपने पीरियोडिक टेबल में फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। अनडिस्कवर्ड मतलब उसने प्रिडिक्ट किया था, ही प्रिडिक्टेड, ठीक है। उसने प्रिडिक्ट किया था अबाउट प्रिडिक्शन अबाउट न्यू एलिमेंट्स, नए एलिमेंट्स की दरियाफ्त के बारे में उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले से गैप छोड़ दिए थे। उसने प्रेडिक्ट भी किया और गैप भी छोड़ दिया। उसने कहा कि मैं पीरियोडिक टेबल फिल कर रहा हूं, उसमें इस जगह पर गैप आ रहा है और ये गैप मैं छोड़ूंगा तो मुझे पता है कि कोई ना कोई एलिमेंट जरूर डिस्कवर होगा इसके लिए। और उसको उसने नाम भी दिया था, अगर आप बुक रीड करें तो बुक में उसने नाम भी मेंशन किया हुआ है कि एका बोरोन, एका एल्युमिनियम और एका जर्मेनियम, ठीक है। अगर आप बुक रीड कर रहे हैं तो आपको बुक में पेज नंबर 5 पे जो सेकंड पैराग्राफ है मेंडलीव का, उसमें लिखा हुआ है कि मेंडलीव लेफ्ट सर्टेन गैप्स इन द पीरियोडिक टेबल फॉर द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड। यानी मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स छोड़ दिए थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, और उसने प्रेडिक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू हिज प्रेडिक्शन ही नेम्ड देम, उसने उसको नाम भी दिया कि एका बोरॉन, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, ये 3 एलिमेंट डिस्कवर्ड होंगे। और अच्छी बात ये थी कि उसकी जिंदगी में ही और ये तीनों एलिमेंट जो उसने बताए थे वो डिस्कवर्ड हो गए, और उसके नाम भी लिखे हुए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। आप इसको फर्दर पढ़े तो लिखा होगा कि ही आल्सो प्रेडिक्टेड द एटॉमिक वेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑल द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। यानी उसने ना सिर्फ गैप छोड़े थे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए, जबकि उसने उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एटॉमिक वेट को भी प्रेडिक्ट कर दिया था। यानी प्रेडिक्शन अबाउट न्यू एलिमेंट, देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है, एंड देयर प्रॉपर्टीज। ये क्या है? सारे एडवांटेजेस हैं किसके? मेंडलीव के। पहले मेंडलीव ने हमें 7 पीरियड्स और 8 ग्रुप्स देके पीरियोडिक टेबल की कंप्लीट लॉजिकल और एम्पिरिकल फॉर्म हमारे सामने रखी, ठीक है। फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज क्या है? उसने गैप्स छोड़ दी ऑलरेडी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए। सेकंड, उसने प्रेडिक्शन किया नए एलिमेंट के लिए, उसके एटॉमिक वेट उसने प्रेडिक्ट किए और इनफैक्ट उसकी प्रॉपर्टीज भी उसने प्रेडिक्ट कर दी, ठीक है। जिसको नाम भी उसने दे दिया कि एका बोरॉन और एका एल्युमिनियम एंड एका सिलिकॉन, ठीक है। जिसको बाद में उसी की लाइफ में डिस्कवर होने के बाद उसके नाम दिए गए स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ठीक है। तो ये सारी बातें मेंडलीव के एडवांटेजेस को बताती हैं कि मेंडलीव ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, और इस तरह हमारा पीरियोडिक टेबल वजूद में आया, ठीक है। जहां एक तरफ मेंडलीव के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहां कुछ नुकसान भी हैं, यानी क्या क्या मेंडलीव नहीं कर सका, ठीक है। तो बेसिकली मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं आपसे वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के साथ साथ मेंडलीव के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपसे यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो डिसएडवांटेज में आप कह सकते हैं कि मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को क्लियर नहीं किया, ये उसका एक डिसएडवांटेज था। उसने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को क्लियर नहीं किया, यानी उसके पीरियोडिक टेबल में
आइसोटोप्स की कोई जगह मुख्तस नहीं थी और वो उसे नहीं क्लियर कर सका, ये उसका डिसएडवांटेज था। वो हाइड्रोजन की पोजीशन को क्लियर नहीं कर सका, ये भी उसका डिसएडवांटेज था। और एक और बात भी है कि उसने अल्कली मेटल्स और कोइनेज मेटल्स, अल्कली मेटल्स और कोइनेज मेटल्स को वो अलग नहीं कर सका। अब क्या मतलब होता है अल्कली मेटल्स एंड कोइनेज मेटल्स? अगर आप देखें आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर आप बुक खोलें, बुक का पहले सफे में पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, उसमें आप पहला अगर आप ग्रुप देखें अपना, उसमें तमाम के तमाम जो है अल्कली मेटल्स है, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंचियम। और जो कोइनेज मेटल है वो वहां पर नहीं है। लेकिन जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास मेंडलीव ने दिया था, तो मेंडलीव ने उस वक्त कोइनेज मेटल को अलग नहीं कर सका मेंडलीव, और उसने पहले ग्रुप के अंदर कोइनेज मेटल को भी, पहले पीरियड के अंदर भी उसने, ग्रुप के अंदर उसने कोइनेज मेटल को शामिल कर दिया। यानी उसके पीरियड टेबल में कोइनेज मेटल और अल्कली मेटल अलग अलग नहीं थे, जिसको मॉडर्न पीरियड टेबल ने आकर अलग किया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो जो डिसएडवांटेज हमें पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव ने दिए या जो उसमें डिसएडवांटेज थे, उसको ओवरकम किया हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने। और अब जो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, सिवाय एक के जिसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट चैप्टर में, व्हिच इज हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को उसने जस्टिफाई अभी तक नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि मैं इतने सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूं, एक और चीज जो कि बहुत जरूरी है डिस्कस करना मेंडलीव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मेंडलीव का। मेंडलीव का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज क्या था कि कई जगहों पर पीरियोडिक टेबल के अंदर एक से दो जगह पर मेंडलीव ने अपने इस लॉ को ब्रेक किया। लॉ क्या था मेंडलीव का कि ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। यानी मेंडलीव ने कहा ये कि मैं अपने पूरे पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करूंगा, यानी असेंडिंग इन एटॉमिक वेट, जिसका छोटा एटॉमिक वेट उससे पहले, जिसका बड़ा उससे बाद में। लेकिन अपने ही पीरियोडिक टेबल में उसे दो जगह ऐसा करना पड़ा कि एटॉमिक वेट की जो उसकी यदि बात थी उसने इसको जो है काउंटर किया। ठीक है, यानी इसके अपोजिट काम किया। वो बताते हैं आपको कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर मेंडलीव ने अपने ही एटॉमिक वेट वाली बात को जो है नजरअंदाज किया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था मेंडलीव का, जिसे वो पूरा नहीं कर सका। ऑल्दो इट हैज मेनी एडवांटेज बट इट हैज सम डिसएडवांटेज एज वेल। ठीक है, अब क्या डिसएडवांटेज था? वो ये था कि अगर मैं आपसे कहूं कि पूरा पीरियड में मैं हल्का सा बनाऊंगा, इसके दो ग्रुप्स आपके सामने डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है, दो ग्रुप्स में आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए बच्चों, यहां पर होता है सोडियम, सोडियम के बाद आता है मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम के बाद आपको आता है एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। ठीक है बच्चों, आर्गॉन आता है। देन आर्गॉन के बाद आपके पास आता है पोटेशियम। ठीक है, इस काम के लिए जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, इस काम के लिए आपके पास बुक लाजमी होनी चाहिए। जब आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप बुक को भी फोकस कर सकते हैं। अब चूंकि आप सारे ज़हीन बच्चे हैं और 20 एलिमेंट तक की आपको नंबर और मासेस याद है, तो आइए डिस्कस करते हैं आपसे। देखिए बच्चों, इसका मास क्या था? इसका मास होता है 23। ठीक है, सोडियम का मास होता है 23, मैग्नीशियम का मास होता है 24। इस तरह देखें, मास बढ़ रहा है। जो मेंडलीव ने कहा था वो हो रहा है कि एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करेंगे, एटॉमिक वेट कम से स्टार्ट करेंगे और ज्यादा की तरफ जाएंगे। तो आप मुझे बताएं करते 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 जो आर्गॉन का मास है, आर्गॉन का मास हमारे पास 40 है। ठीक है, अगर आर्गॉन का मास हमारे पास 40 है तो पोटेशियम का मास 40 से ज्यादा होना चाहिए था, जबकि पोटेशियम का मास होता है 39। तो हम यहां क्लियरली कह सकते हैं कि अगर मेंडलीव अपने इस लॉ को फॉलो करेगा, अगर मेंडलीव एटॉमिक वेट को फॉलो करेगा, तो उसे लाजमी चाहिए कि पोटेशियम को उठाकर यहां पे रखे और आर्गॉन को उठा के यहां पे रखे। चलो कर लेते हैं, उसने भी किया होगा, मेंडलीव ने भी करके देखा होगा ये काम। क्या पोटेशियम को यहां रख देता हूं और आर्गॉन को मैं यहां रख देता हूं। लेकिन जैसी बच्चों उसने रखा होगा कि भाई यहां पर 35 इसका मास है, इसका मास 39 हो जाएगा, फिर इसका मास 40 हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव ने यही काम किया होगा कि सबको अरेंज किया होगा एटॉमिक वेट के लिहाज से।
लेकिन जब वो इस नतीजे में पहुंचा होगा, सिर्फ स्पेशली बात कर रहा हूं मैं पोटेशियम और आर्गोन की, ये जुमला हमारी बुक में मेंशन है और आपने भी इसको देखे पेज नंबर 5 पर का जो पहला पैराग्राफ को उसमें बात बताई गई है, ठीक है, लास्ट की 3 लाइंस में आप देखें तो बात बताई गई है, आर्गोन हमारे पास 40 है, पोटेशियम हमारे पास 39 है। मेंडलीव के लॉ के मुताबिक पोटेशियम को पहले आना चाहिए, आर्गोन को बाद में आना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह से अरेंजमेंट हो जाती तो आप ये देखते हैं कि पोटेशियम चूंकि एक मेटल है और नोबल गैसेस के साथ आ रहा होगा, चूंकि ये 8 ग्रुप होता है, 8 पूरा का पूरा किसका होता है, नोबल गैसेस का होता है, ठीक है। और आर्गोन एक नोबल गैस है जो कि सोडियम के साथ आ रही है, यानी मेटल्स के साथ आ रही है। तो यहां कहीं ना कहीं मेंडलीव ने बात जरूर सोची कि यार ये तो एक नोबल गैस है, ये मेटल के साथ नहीं हो सकती, और ये एक मेटल है, ये नोबल गैस के साथ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि मैं अपने ही टेबल में इसको मैं खुद से सही कर देता हूं। उसने कर भी दिया, लेकिन उसके करने के बाद ऑब्जेक्शन ये आया कि भाई आप तो कहते थे कि हम एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करेंगे, यहां तक तो आप एटॉमिक वेट से चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों ने क्या किया आपने। इसका मतलब है कि मेंडलीव ने अपने ही पीरियोडिक टेबल में 2 दफा इस चीज को उसने जो है काउंटर कर लिया। कैसे, एक पोटेशियम और आर्गोन के वक्त, और एक अगर आप देखिए एग्जाम्पल दी हुई है टैलियम और इंडियम, सॉरी टैलियम और आयोडीन। अगर आप इन दोनों का मास देखें, ठीक है, एक्चुअल मास अगर आप पीरियोडिक में देखें तो एक का है 127 और एक का है 126, ठीक है। मेन पीरियोडिक में देख सकते हैं आप लोग जो आपकी बुक के अंदर है, उसमें आप देखें कि टैलियम और आयोडीन को पहले आना चाहिए था, टैलियम को बाद में आना चाहिए था, ठीक है। आयोडीन और टैलियम, जबकि ऐसा नहीं है, टैलियम पहले है और आयोडीन बाद में है। ये भी यही रीजन है कि एक का एटॉमिक मास जो है ज्यादा था, तो ज्यादा वाले को बाद में रखा जाता है, लेकिन अगर हम मेंडलीव के हिसाब से चले तो उसको पहले रखना पड़ रहा था। इसी वजह से पोटेशियम और आर्गोन एंड आयोडीन और टैलियम, ये 2 इशू ऐसे आए थे जिसकी वजह से मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हमने में ये डिफेक्ट्स पाया गया था, ठीक है। अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूं एक चीज, वो आप देख लें, क्योंकि आपके पास मेंडलीव के जो है डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको नजर आ जाए। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था, मैं मेरिट्स की बात कर रहा हूं इस वक्त। तो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव ये देखिए आप, मैं आपके सामने मेरिट्स रख रहा हूं। सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, नंबर 2 डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। फिर है हमारे पास करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। अच्छा, इसने ये बात बताना भूल गया मैं आपको, मेंडलीव ने कुछ एटॉमिक मासेस की भी करेक्शन की थी, जैसे कि बेरिलियम की बताई गई है कि बेरिलियम का मास 13.5 से उसने करेक्ट करके 9 कर दिया, ठीक है। ये करेक्शन की थी मेंडलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल को जो है इंट्रोड्यूस करने के बाद, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ देखें कि दिस पीरियोडिक टेबल वाज हैज मेनी वैकेंट स्पेसेस। वो क्यों दी उन्होंने कि फ्रॉम दिस मेंडलीव प्रेडिक्टेड दैट न्यू एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड व्हिच वुड बी फिट इन दोज स्पेसेस। 3 of these elements were discovered in the life of Mendeleev and were named as scandium, gallium and germanium। ये मैंने भी आपको बात बताई थी कि मेंडलीव ने खुद से प्रेडिक्ट करके गैप्स छोड़ दिए थे और उसकी लाइफ में ये 3 एलिमेंट डिस्कवर हो गए, वहां फिट हो गए थे, ठीक है। सेकंड ये कि ये आपको बताया मैंने कि उसने प्रॉपर्टीज डिस्कवर की थी, किसकी, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी डिस्कवर की थी उसने, और ये सारे तमाम के तमाम एडवांटेज हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, ठीक है। अगर आप डिसएडवांटेज में है तो देखें डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव के अंदर पहला डीमेरिट्स का वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एटॉमिक मास वाला, एनामोलस पोजीशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट। एनामोलस का मतलब होता है कि कुछ एलिमेंट की पोजीशन उसने ऐसे अजीब और गरीब अंदाज में की कि वो उसका लॉ फॉलो नहीं कर रही थी, यानी एटॉमिक वेट को फॉलो वो नहीं कर रही थी। देख सकते हैं आप, उस एग्जांपल में लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन वाज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीज इन एटॉमिक मासेस। क्या कहता है वो कि मेंडलीव के मुताबिक जो क्लासिफिकेशन की बेसिस थी वो एटॉमिक मासेस थी, बट लेकिन इट वाज वायलेटेड मेनी टाइम्स, और वो उसने खुद ही वायलेट किया। ही प्लेस्ड टैलियम व्हिच इज 127 बिफोर आयोडीन, उसने टैलियम को आयोडीन से पहले रखा, हालांकि आयोडीन को पहले होना चाहिए था और टैलियम को बाद में होना चाहिए था। वजह क्या है कि आयोडीन का मास कम है और टैलियम का मास ज्यादा है। इसके मुताबिक
आयोडीन को पहले होना चाहिए था और टेलियम को बाद में होना चाहिए था, लेकिन उसने अपने पीरियोडिक टेबल में टेलियम को पहले रखा और आयोडीन को बाद में। Although the atomic mass of helium is greater than the iodine, similarly argon, और यही काम उसने आर्गन के साथ किया, जो कि आर्गन और पोटेशियम की बात मैंने आपको यहाँ पर बताई। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है मैंडलीफ का। इसके बाद आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बताई उसने, ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता सका, स्ट्रक्चर ऑफ एटम को क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर सका मैंडलीफ, एंड इसके बाद पोजीशन ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट, ये बात मैंने आपसे की थी कि मेटल्स और कोइनेज मेटल्स, ठीक है, वो कह रहा है कि both alkali metals and coinage metals were placed in the same group although they have different chemical properties, ठीक है, मैंडलीफ ने अल्कली मेटल्स को और कोइनेज मेटल को एक ही ग्रुप में रख दिया जबकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। तो आपने देखा कि 4 से 5 जो इसके डिसएडवांटेज हैं और 4 से 5 इसके एडवांटेज हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, ठीक है। मैंडलीफ का पीरियोडिक टेबल और उसके डीमेरिट्स और मेरिट्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने उसको लाजमी देखना है और इसमें कोई सवाल आपको हो तो आप काइंडली मुझसे शेयर यहाँ पर कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप इसमें कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप मुझसे कर सकते हैं। इस तरह हमने इस फर्स्ट चैप्टर के हमने 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास डुबियस ट्रेड सॉरी, देन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉथरमेयर क्लासिफिकेशन एंड मैंडलीफ लॉ ऑफ पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ फर्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ाएंगे आपको और फिर हम जाएंगे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक है इस चैप्टर का, और उस पर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डिस्कस करेंगे हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। मैंडलीफ के लॉ के बाद आपको पता होगा कि मैंडलीफ जब चला गया था उसके बाद 1904 से लेकर 1913 तक 13 तक क्या हो रहा था, डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो रहा था, रदरफोर्ड आ रहा था, बोहर आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, ये सारी डिस्कवरीज इन सालों के अंदर 1904 से लेकर 1930 में सब हो रहा था। इसी दौरान जो मैंडलीफ का जो डिफेक्ट था वो मूजले नाम के साइंटिस्ट ने यहाँ पर इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से रिप्लेस करवाया, ठीक है। फर्क कुछ भी नहीं था, सिर्फ जो चेंजेस आई थी वो डेफिनेशन बिल्कुल सेम थी, यानी डेफिनेशन यही पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, सिर्फ मूजले नाम के साइंटिस्ट ने एटॉमिक वेट को हटाकर एटॉमिक नंबर कर दिया, ठीक है। और मेरे ख्याल से आप माशाल्लाह से सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट के दरमियान फर्क पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक वेट का मतलब होता है यानी एटॉमिक मास व्हिच इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एंड एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है, जबकि सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास एटॉमिक वेट होता है, सही। अब जो है हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो होता है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी मूजले ने ये बात बताई कि अगर आप अपने पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज कर देंगे, यानी 1 एटॉमिक नंबर जिसका पहले 1 है वो सबसे पहले आएगा, जिसका 2 है फिर आएगा, और इस तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। उसने कहा अगर हम इस तरह अरेंज करते हैं एटम्स को तो तमाम के तमाम एलिमेंट्स को इस तरह अरेंज करते हैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से, तो तमाम के तमाम जो मसले मसाइल थे यानी जो डिसएडवांटेज थे, और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था वो क्या था, आर्गन और पोटेशियम, आयोडीन और टेलियम वाला जो डिसएडवांटेज था मैंडलीफ का, वो उसने कहा कि वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और वो कैसे क्लियर होगा, आइए इस पे बात कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये बात कहने के बाद कि हम तमाम एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करेंगे, इस कहने के बाद आप देखें कि किस तरह से चीजें अरेंज होना शुरू हो गई।
तो आपको अगर रेंडमली जल्दी से अगर प्रियोडिक टेबल बनाए हम, तो आप देखिए ऐसा ही है कुछ प्रियोडिक टेबल, ठीक है। इसी तरह का प्रियोडिक टेबल कुछ बनाते हैं हम, ठीक है। उसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें जो है वो 3 4 5 6 7 8 ग्रुप होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब जल्दी से मैं इसमें एलिमेंट्स इंसर्ट कर रहा हूं, आप देखते जाए। सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन होता है, फिर हीलियम होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का नंबर होता है 1, ठीक है। हीलियम का नंबर होता है 2। अभी किसने कहा कि नंबर से अरेंज करें? ये हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने बताया। वुजले नाम के साइंटिस्ट ने हमें बात बताई कि हम तमाम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करेंगे, एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज नहीं करेंगे। और मेंडलीव ने किसके हिसाब से अरेंज किया था? मेंडलीव ने एटॉमिक मासेस के हिसाब से इसको अरेंज किया था। हीलियम के बाद आएगा लिथियम, लिथियम का नंबर होता है 3। फिर आएगा बेरिलियम, उसका नंबर होता है 4। फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। अगर आप देखें प्रियोडिक टेबल में, मैं पूछूं आपसे नियॉन का नंबर क्या है, तो आपको 10। कैसे 10 नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं तो सोडियम का 11 नंबर होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, ठीक है। इसके बाद आएगा एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गॉन। आर्गॉन के बाद पोटेशियम। मैंने पूरा टेबल इसलिए बनाया कि आपको आर्गॉन और पोटेशियम की कहानी समझा सकूं कि बेटा आर्गॉन और पोटेशियम के साथ क्या हुआ। अब अगर गिनना स्टार्ट करें तो 11 12 13 14 15 16 17 18, तो बच्चों आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 है, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है। मास आर्गॉन का 40 है, इसका मास 39 है। तो आप देखिए फर्क जो समझने का है कि अगर सिर्फ वेट को नंबर कर दिया जाता, तो देखिए नंबर का मतलब है कि छोटा नंबर जिसका होगा पहले आएगा। आर्गॉन और पोटेशियम में छोटा नंबर आर्गॉन का है। तो मूजले ने जो बात कही वो बिल्कुल सही कही कि अगर नंबर के हिसाब से अरेंज करेंगे तो आर्गॉन चूंकि नोबल गैस है और नोबल गैस के साथ ही आ रहा है 18 के रिस्पेक्ट से, एटॉमिक नंबर के रिस्पेक्ट से, नॉट विद रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास, ठीक है। और पोटेशियम 18 के बाद आएगा, आर्गॉन 18 है, पोटेशियम 19 है, तो 19 हमेशा 18 के बाद आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एटॉमिक नंबर को, जो कि मूजले ने बताया और वो क्या बन गया, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बन गया, अगर हम इसको फोकस करेंगे तो हमारे तमाम एलिमेंट, ना सिर्फ आर्गॉन और पोटेशियम सही हुए थे, जबकि आयोडीन और आपके पास टेलियम भी यहाँ पर सही हो गए थे। यहाँ पे आता है आयोडीन, यहाँ पे आयोडीन था और यहाँ पे टेलियम था। तो टेलियम का जो नंबर है आयोडीन का उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर बनता है, लिहाजा टेलियम और आयोडीन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई थी, आर्गॉन और पोटेशियम की प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो गई थी। और दूसरी प्रॉब्लम आइसोटोप्स की पोजीशन, वो भी इससे हल हो गई, क्योंकि आइसोटोप्स, अगर मैं आपसे पूछूं, आप बड़े बच्चे माशाल्लाह से, और अगर मैं आपसे पूछूं कि बताएं आइसोटोप्स की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, तो आप कहेंगे सर आइसोटोप्स आर द एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ कि सेम एटॉमिक नंबर और हम अरेंज ही एटॉमिक नंबर से कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा है तो हाइड्रोजन के सारे आइसोटोप यहीं पे हम डील करेंगे, इसका मतलब है उसके सारे आइसोटोप्स यहीं पे होंगे। अगर क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, एक 35 आइसोटोप है क्लोरीन का, एक 37 आइसोटोप है क्लोरीन का, लेकिन हम मास के हिसाब से अरेंज कर ही नहीं रहे, हम अरेंज कर रहे हैं नंबर के हिसाब से। तो क्लोरीन 17 होता है, 35 वाला भी, क्लोरीन 37 वाला भी 17 होता है। हम अरेंज कर रहे हैं एटॉमिक नंबर के लिहाज से, और एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्लोरीन की पोजीशन एक ही बनेगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होता, चाहे वो आइसोटोप्स हो चाहे वो नहीं हो, ठीक है। मेंडलीव ने चूंकि एटॉमिक वेट कहा था, तो एटॉमिक वेट इसका अलग है, इसका अलग है, और वो अपने पीरियोडिक टेबल में 2 अलग अलग आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं बता सका था। यही वजह है कि वो मेंडलीव का डिसएडवांटेज था, ठीक है। जबकि मॉडर्न लॉ ने वेट की बात नहीं की, मॉडर्न लॉ ने बताया कि ये एटॉमिक नंबर से हम सेट कर रहे हैं, और अगर एटॉमिक नंबर सेट कर रहे हैं तो आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर हमेशा सेम रहता है, लिहाजा कितने भी आइसोटोप हो, 2 हो 3 हो 6 आइसोटोप्स हो, सबकी पोजीशन हम सिर्फ एटॉमिक नंबर के लिहाज पे डिपेंड करेगी और एक ही पोजीशन होगी उसकी। इस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने
हमें तमाम वो एडवांटेज दिए जो मैंडीफ के कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज थे। दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड अवर मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ। और आपसे गुजारिश है कि आप बुक से इसको काइंडली रीड कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ तक आपने रीड करना है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और आपको लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट भी पढ़ाया जाएगा, उसमें आप क्लास मिस नहीं कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी इसकी, ठीक है। तब तक के लिए आपको खुदा हाफिज, और जिन्होंने नोट्स का ऑर्डर नहीं दिया और नोट्स का ऑर्डर दे दें ताकि नोट्स पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।